अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। आज एक और वीडियो आया जिसमें नोहरा शेख मैडम के कंपनी के सपोर्टर की तरफ से, जिसमें यह बताया गया कि कंपनी के पास प्रॉपर्टीज़ है और जो इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज़ ले लें और अपना सेटलमेंट करें। तो मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि जिसने आपा की जो एक एक प्रॉपर्टी है 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, अब यहाँ कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, किसी का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, किसी का 15 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, 22 लाख का है, लाखों इन्वेस्टर्स है। इनमें ये प्रॉपर्टीज कैसे तकसीम होगी, किस तरीके से इसका क्या हिसाब किताब होगा, और प्रॉपर्टीज बेचने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों प्रॉपर्टीज बेचने की नौबत आ रही है, प्रॉपर्टीज देने की नौबत क्यों आ रही है। 2016-2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट के पैसे कहां गए, कहां खर्च हुए। 2018 का भी प्रॉफिट हुआ, वो पैसे कहां चले गए। क्या अभी भी आपा आलिमा डॉक्टर प्रोफेसर बैरिस्टर आलिमा फाजिला नोहरा शेख मैडम के ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर अभी भी आरबीआई के ट्रांजैक्शन के लिमिटेशन है? क्या अभी भी सऊदी, कुवैत, दुबई में ट्रांजैक्शन के लिमिटेशन है? क्या उन मुल्कों को भी आरबीआई कंट्रोल करती है? कहां गया पैसा मैडम, पैसा किधर है? आपकी सियासत पर तो आप बराबर खर्चे कर रहे हो, पॉलिटिकल कामों के लिए आप पूरे देश के दौरे कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है आप दौरे कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास से आप ट्रैवल कर रहे होंगे, आपके साथ कई लोग होंगे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, इतना सारा खर्चा होता होगा, 5 स्टार होटलों में आप रुकते होंगे, बड़े बड़े हाई लेवल के गेस्ट हाउस में आप ठहरते होंगे, तो ये लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। इन्वेस्टर यहाँ भीख मांग रहा है रमजान में, कैसे, कहां गए पैसे, पैसे है किधर? आपने कैसे प्रॉफिट डिक्लेयर किया? आपका प्रोडक्ट बिका तभी तो प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो वो पैसा कहां है, वो पैसा कहां पर है? क्यों प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो आप लोग? और जो आप लोगों ने दोबारा इन्वेस्टमेंट का भी जो मामला शुरू करने जा रहे, उसमें भी पुराने इन्वेस्टर्स को आप बोल रहे कि कोर्ट के ऑर्डर तक रुको। अरे जो नॉन कंप्लेनेंट्स है उनका कोर्ट से क्या लेना देना, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। कोर्ट का लेना देना नोहरा शेख, उनकी कंपनी और कंप्लेंट करने वाले और एसएफआई वालों से। ये जो नॉन कंप्लेनेंट्स है इनका कोर्ट से क्या ताल्लुक है? ये क्यों कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करे? यही इसी में समझ में आता है इन्वेस्टर्स कि यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहां पर बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगर अभी भी इन्वेस्टर्स आप लोग नहीं समझोगे और नहीं जागोगे तो अपनी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। अगर नोहरा शेख वाकई में पैसे देना चाहती है, आज जो, वैसे तो मैं इंटरेस्ट डीलिंग के, सूद के मैं सख्त खिलाफ हूं। सऊदी अरेबिया में मैं इस्लामिक बैंकिंग में काम कर चुका हूं और इंडिया में मुझे कई बैंक्स में जॉब्स के ऑफर थे जब मैं 2018 में आया था, लेकिन मैंने कोई और जॉब सेलेक्ट करी इसीलिए क्योंकि मैं इंटरेस्ट डीलिंग पे विश्वास नहीं रखता। लेकिन आज जो हालात आ चुके हैं, मैं यहां तक के कहता हूं नोहरा शेख को अगर वाकई में पैसा देना है और ऐसी सूरत हाल है कि लाखों करोड़ लोगों की तबाही और बर्बादी की जब बात है, अपने सारे प्रॉपर्टीज को वो गिरवी रख दे बैंक्स को या लेंडर्स के पास और लोन निकाल ले और दे दे लोगों को। आज ये भी अगर करेगी तो क्या करेंगे? इतने लाखों लोगों को तबाही से बचाने के लिए ये भी सही है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। फिर मैं फिर बोलता हूं कि मैं सूद के खिलाफ हूं, इंटरेस्ट के मैं खिलाफ हूं। हत्ता कि मैं बीइंग एक्सपर्ट इन इस्लामिक फाइनेंस हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि जो आप लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट में आप लोग पैसे रखते हो और जो बाय डिफॉल्ट ब्याज आपको आता है उसको भी आप लोग मत लो। हाँ, अलबत्ता जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी फाइल करते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि क्योंकि इस्लाम में इनकम टैक्स और जीएसटी भी हराम है, लेकिन हम लोग कैसा मजबूर है, यहाँ पर हमें भरना है, लेकिन शरीयतन ये अमवाल बिल बातिल के जुमरे में आता है। तो
मैं उनसे ये कहता हूं कि जो आपको बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट आता है ना, वो आप टैक्स में भर दो, क्योंकि ये भी अमवाल बिल बातिल है और ये भी अमवाल बिल बातिल है। तो बातिल पैसे को आप बातिल में डाल दो, हलाल पैसा अपना मत डालो। यानी जो इनकम टैक्स आप भर रहे हो या जो जीएसटी आप भर रहे हो, जो इंटरेस्ट का पैसा आपको बाय डिफॉल्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आता है, उससे आप भर सकते हो उसको, क्योंकि शरीयत में इनकम टैक्स भी हराम है। लेकिन अभी खैर वो एक दूसरा मौजू हो जाता है। यहाँ पर अभी सूरत हाल ऐसी है कि लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अगर इनको पैसे देना है तो इनको कोई ना कोई ऐसी रास्ता निकालना होगा। प्रॉपर्टी लो, कितनों को प्रॉपर्टी दोगे आप? अगर आपकी 10-12 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी भी है तो तकरीबन टोटल लैंड्स जो होंगे कितने होंगे? 200-300 लैंड्स होंगे, और क्या होगा? 400 होंगे, 500 होंगे, या 1,72,000 लोग मर रहे। तो ये कैसे डिवाइड होगा, कैसे ये मामला होगा? एक तो जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मसला शुरू हुआ था तो शुरू दिन से ये एमीज, डीएसएस, पुणे एसोसिएशन के दलाल, पुणे एसोसिएशन, सब ने मिलकर इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया, गुमराह कर दिया। अलग अलग कहानियां गढ़ी गई, नहीं आपा के साथ ओवैसी की साजिश हो रही है, ये सब एमआईएम करवा रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, आपा को जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया, जबरदस्ती उनसे पॉलिटिकल पार्टी बनवाई गई और आपा को इलेक्शन में जबरदस्ती खड़ा किया गया। आज जो आपा जेल में है, हम सबकी भलाई की खातिर आपा जेल में बैठी है ताकि ये सारा पैसा ओवैसी छीन ना ले। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाई गई। ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें तो समझ में आ रही है आज। उस वक्त 2018 में मैं भी इंडिया में नया नया सेटल्ड हुआ था। इंडिया के बारे में इतनी मुझे भी मालूमात नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से सऊदी में रहा हूं बचपन से। तो कुछ हद तक मुझे भी लगा कि यार होगा, और मैंने देखा कि एमआईएम के कुछ लोग वाकई में पीछे लगे। मैंने कहा हो सकता है कोई साजिश हो रही है, और एमआईएम ने साजिश करी भी। हम तो ये भी मानते हैं कि एमआईएम ने आपा के खिलाफ साजिश करी। हम ये भी मानते हैं कि आपा की कंपनी पॉन्जी नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि आपा बिजनेस करती थी। लेकिन जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुए उसके पैसे कहां है? हमने आपा को नोटिस भी भेजा है, तीसरा नोटिस भेज दिया, उसका कोई जवाब नहीं। अरे भाई वो पैसा गया कहां पर? वो जो प्रॉफिट्स, यार प्रॉफिट, अब ये प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी कुछ 650 रुपए की है, सॉरी 150 रुपए की है। अब ये मुझे 120 रुपए में मिला, 30 रुपए मैंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया, 150 रुपए में इसको बेचा। अब वो 150 रुपए या तो मेरे अकाउंट में होना चाहिए, या तो मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरे पॉकेट में होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए। वो पैसा कहां गया? ये बिल्कुल दिखती बात है कि यह पैसा इलेक्शन में फूका गया है, यह पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया, इसमें कोई शक नहीं है। आज कोई मौलाना, कोई मौलवी जो इनके चंदों पर पला करते थे, इनके टुकड़ों पर पला करते थे, कोई आकर आज इन्वेस्टर के लिए बात नहीं कर रहा है। अरे लाखों जिंदगियां यहां तबाही की कगार पर है। अगर वाकई में नोहेरा शेख पैसा देना चाहती है तो वो तमाम इन प्रॉपर्टीज के लिए को मॉर्गेज पे रख दे, गिरवी रखे, निकाले लोन, दे दे लोगों को। आज क्या करेंगे? हालात वैसे ही हो चुके। आज इनको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई, अभी इंडिया के अंदर इस्लामिक बैंक तो है ही नहीं कि बिना सूद के, जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत और बाकी कंट्रीज में होता है कि वहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। यानी उसमें यह होता है कि बाय और सेल का एग्रीमेंट होता है, जो अक्द होता है वो बे और शरा का होता है, वो इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इस्लामिक बैंकिंग में शरिया कॉम्प्लायंस लोन होता है। खैर इंडिया के अंदर तो इस्लामिक बैंक है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इतनी जिंदगियां तबाही और बर्बादी की कगार पर है। मैं इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज ऐसे हालात आ चुके कि ये अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रख दे। जितनी भी 10-12 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज है, अलग अलग बैंकों में गिरवी रख दे, अलग अलग लेंडर्स के पास गिरवी रख दे, और इन इन्वेस्टर्स को क्लियर कर दे। खुद बैंक करप्ट हो जाए, एक नोहेरा शेख बर्बाद हो, बेहतर है लाखों मुसलमानों के बर्बाद होने से। मुझे लोग कह रहे नहीं आपा का साथ दो, आपा के सपोर्टर बनो। अरे भाई यहां पर लोग तबाह बर्बाद हो गए, लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगी हुई यहां पर। नोहेरा शेख, आपको इन्वेस्टर्स की पैसों की अदायगी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और मैं मेरे फाउंडेशन से जुड़े हुए, और जितने भी लोग मेरे फाउंडेशन से जुड़ेंगे, मेरे एसोसिएशन से जुड़ेंगे, मैं उस वक्त तक मेरी फाउंडेशन आपके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी जब तक मेरे फाउंडेशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर का पैसा नहीं मिल जाता है। और जो कोई भी
हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, वो हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का नंबर मैं आप लोगों को बताता हूं, उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए और फाउंडेशन से आप चाहे तो रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर यहां पर एक बात बताऊंगा कि हमारी फाउंडेशन की तरफ से किसी भी किस्म की किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मुतमईन हो तो ही हमारी फाउंडेशन, हमारी एसोसिएशन, हमारी फाउंडेशन से जुड़िए, और अगर आप हमसे मुतमईन नहीं हो तो कोई हमारी जबरदस्ती नहीं है। 7666805194 7666805194 ये नंबर है इमरान शेख का, हमारी फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारी फाउंडेशन इस मसले को लेकर बहुत हाई लेवल पर जाने वाली है। हम तमाम अरब मीडिया से, अरब दुनिया से, अरब मीडिया से वहां पर भी हम इस मसले को उठाएंगे। सऊदी की भी मीडिया से हम कोशिश करें सऊदी मीडिया के पास भी पहुंचने की कि किस तरह इन लोगों ने अपना बिजनेस लाइसेंस वहां की एक औरत के नाम पर, आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर, इन्होंने वहां पर अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया। वो बिजनेस लाइसेंस की कॉपी भी मेरे पास है और वो बैंक डिटेल्स भी मेरे पास है कि कैसे वहां पे ये लोग इलीगली इन्वेस्टमेंट आकिल जिद्दा और नाजरीन वहां पे कलेक्ट किया करते थे और बाकी दलाल, एमीज, डीएसएस, और किस तरीके से इन्होंने सऊदी कानून का उल्लंघन किया, सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी करी, दुबई के कानून के खिलाफ वर्जी करी, कुवैत के कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने करी और वहां से इन्वेस्टमेंट्स कलेक्ट किए। और इंडिया में भी इन्होंने इन्वेस्टर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया। जब ये सवाल हम करते कि आरबीआई के ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस आपको इंडिया में थे, सऊदी, दुबई, कुवैत के इन्वेस्टर्स को आप पैसों की अदायगी क्यों नहीं कर पाए, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इससे क्या हम समझे? साफ बात ये समझ में आती है कि पैसा इलेक्शन में फूंक दिया गया। इन्वेस्टर्स, आप लोग अपने माल की खातिर, यहां से पैसे रिकवर हो सकते हैं, अपने माल की खातिर आप लोग आगे आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।